नमस्कार। हम देख रहे हैं प्रीवियस एग्जाम पेपर जनवरी 2024 का जो SYLLB सेमेस्टर 3 जो 75-25 पैटर्न है मुंबई यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री ऑफ कोर्ट ये सब्जेक्ट न्यू सिलेबस जो आया है आपका, उस हिसाब से हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से आपको ये कम समय में पूरा रिवीजन भी हो जाए और ये पेपर सोल्यूशन भी हो जाए। और आइए देखते हैं। और अगर अभी तक आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। और ये मुंबई यूनिवर्सिटी का जो 2.5 घंटे का पेपर होता है 75 मार्क्स का, जैसा आप सबको पता है, मेमोरी बेस्ड है ना। ये जो आंसर है ये टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से आपको 6 करने होते हैं, 12 मार्क्स 2 मार्क्स के। इसको कैसे करने हैं और इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को लिखने होते हैं जो एग्जामिनर जनरली ढूंढते हैं, और जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स जो आपको any 2 करने होते हैं आउट ऑफ 4, 12 मार्क्स, 6 मार्क्स ईच होते हैं, टोटल 12 मार्क्स। इसमें आपसे एक्सपेक्टेड है तो अराउंड आप 500 to 600 वर्ड्स में आप इसको लिखिए। और जो इसमें जो पॉइंट्स है वो अराउंड 10 to 15 पॉइंट्स, आपको रिलेवेंट पॉइंट, अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए। उसी तरह से आप क्वेश्चन 3 जब देखते हैं तो क्वेश्चन 3 ये प्रॉब्लम बेस्ड होता है, सिचुएशन बेस्ड में एनालिटिकली आपको आंसर करना पड़ता है। तो इसमें जो है लिखना कम पड़ता है, लेकिन आपको जो आंसर आप करते हो वो एनालाइज करते हो और उसको बताते हो। तो इसमें भी कैसे करना है आपको बताया जाएगा। और ये इसमें भी आपको 6 मार्क्स ईच होते हैं, टोटल 12 मार्क्स any 2 करना होता है आपको। और उसके बाद जो आपका फुल लेंथ जो है अराउंड 1000 to 1500 वर्ड्स में अराउंड 20 to 25 और या 15 to 20 अच्छे रिलेवेंट पॉइंट विद केस लॉ एंड विद रिलेवेंट थिंग्स इसमें आपको लिखना होता है। ये देखते हैं फटाफट। दो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वन ऑफ द गुड फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी ये कि इंडिपेंडेंस को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से कैसे इंडिपेंडेंट रखा जाए और इसका पर्पस क्या है, वही ये क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो एनी 2 गुड रिलेवेंट पॉइंट्स आपने लिखने हैं। तो जैसे इसका है टू एंश्योर इम्पार्शियल जस्टिस एंड सेफगार्ड द रूल ऑफ लॉ, या इस तरह के कोई भी 2 पॉइंट आपको आए तो आपको लिखने हैं। अगर नहीं आता तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रिवेंट द इंटरफेरेंस फ्रॉम लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव एंश्योरिंग द फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट। आप उसमें चेक एंड बैलेंस वाला भी आप जो चीज उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जुरिसडिक्शन ऑफ मेयर्स कोर्ट इन द प्रेसिडेंसी टाउन। तो ये जो प्रेसिडेंसी टाउन का आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपका मॉड्यूल 1 to 4 जो सिलेबस में है उसके बाहर का कुछ नहीं आता है, तो उसको आप अच्छे से देखना, उसमें ये टॉपिक है। तो इसका जो आंसर था, इट वाज सिविल जुरिसडिक्शन ओवर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एंड कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स। तो व्हाट वाज द जुरिसडिक्शन ऑफ मेयर कोर्ट, इट वाज द सिविल जुरिसडिक्शन ओवर ब्रिटिश सब्जेक्ट एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स। ये एस्टेब्लिश, ये जो चार्टर 1726 था जिसने मेयर कोर्ट को बनाया था, दिस कोर्ट्स ऑपरेटेड इन द प्रेसिडेंसी। उसमें प्रेसिडेंसी टाउन होते थे, जैसे बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब कुछ जो बोला जाता था प्रोविंस ऑफ बॉम्बे बोला जाता था। और मद्रास जो था कि जो साउथ के जितने भी स्टेट है आज के तारीख में, प्रोविंस ऑफ मद्रास उसको बोला जाता था। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो शेष थे उनको प्रोविंस ऑफ कलकत्ता बोला जाता था। उस समय 1726 में स्टेट की संरचना इस तरफ से थी। तो द एस्टैब्लिश्ड अंडर द चार्टर ऑफ 1726 दिस कोर्ट्स ऑपरेटेड इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता प्राइमरी हैंडलिंग डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग ब्रिटिश मर्चेंट एंड सेटलर्स। तो दिस वाज द जुरिसडिक्शन ऑफ मेयर कोर्ट्स। तो एनी 2 गुड पॉइंट स्टूडेंट्स जहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं और आपको लिखना ही होता है और आपने लिखना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ द इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट 1875। तो स्टैंडर्डाइज द पब्लिकेशन ऑफ द कोर्ट्स जजमेंट। अब ये क्या हो रहा है कि उसमें हाई कोर्ट आ गया, उसके बाद कि जितने भी प्रेसिडेंट है, जैसे आपको आज AIR है या फिर आपके पास मनुपत्रा है, तो ये कंपाइलेशन ऑफ द जजमेंट्स जो है उसको जो स्टैंडर्डाइज वाइज में रखते हैं, उसके साइटेशन वाइज उसको रिसर्च करके उसके प्रेसिडेंट जो कोई ऐसे केस होते हैं जो मिसाल पेश करती है तो वो प्रेसिडेंट पेश करता है, या स्टैटिस्टिक्स के जो प्रिंसिपल्स आते हैं। तो इसका जो रिकॉर्ड कीपिंग मैकेनिज्म की जो शुरुआत हुई जो 1875 में, तो इसने इसको स्टैंडर्डाइज किया, द पब्लिकेशन ऑफ कोर्ट जजमेंट। द एक्ट इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लीगल रिपोर्टिंग एंश्योरिंग द कंसिस्टेंसी एंड मेकिंग द जजमेंट accessible फॉर लीगल रेफरेंसेस। उसके बाद हु आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जब इंडियन एडवोकेट एक्ट आप पढ़ते हो तो उसके अंदर जो उसके मेंबर्स होते हैं बार काउंसिल के, उसमें एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं, जनरली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो पोजीशन है ऑटोमेटिकली, इनको इलेक्शन के थ्रू नहीं आते, ये ऑटोमेटिकली जो इंक्लूड हो जाते हैं बार काउंसिल के जो मेंबर्स में, और ड्यू टू देयर क्रिटिकल रोल्स इन फ्रेमिंग द लीगल फ्रेमवर्क। तो कौन कौन मेंबर्स होते हैं बार काउंसिल के, वो भी आप एक नज़र अगर देख लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं।
तो उसके बाद स्टेट द एवी डाइसे प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब ये जो रूल ऑफ लॉ है, एसी डाइसे इसके प्रोपोनेंट थे। तो इसमें जो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लॉ। ये फुल लेंथ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको डिटेल में हम वहां पे देखेंगे। तो डाइसे एम्फेसाइज दिस दैट देयर इज नो वन अबव द लॉ। मीन्स अगर वो प्राइम मिनिस्टर हो या साधारण इंसान हो, जब वो कानून के सामने आए जिसे, तो वो एक ही पंक्ति में, एक ही लाइन में बराबरी में वो खड़े रहे। ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड राइट्स आर एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। ये बोलता है रूल ऑफ लॉ। अगर वो जो कानून का राज होना चाहिए, तो ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। जैसे रीट ऑफ सर्चोरी है, वेरियस टाइप्स ऑफ रीट है। तो रीट में आपको ऐसे पूछ सकते हैं डिफाइन रीट, तो आपको डिफाइन करना है उसको, जनरल भी डिफाइन करके, या किस आर्टिकल में है वो आप बता सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो आप जब डिफाइन पूछा तो आपको डिफाइन नहीं करना। जैसे रीट सर्चोरी क्या है? रीट टू क्वेश एन इलीगल ऑर्डर और डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो ये जो इसको क्वेश करता है, जो भी इलीगल या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डर्स है, या उनके पास पावर नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं, तब उन्होंने अगर वो कोई ऐसा ऑर्डर निकाला, जैसे जुडिशियल अथॉरिटी हो या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो, तो वहां पे उसको क्वेश करने के लिए ये जो रिट डाला जाता है। रिट मतलब विशेषाधिकार जो कोर्ट का होता है, जो आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशन हमने सुप्रीम कोर्ट को दिया है, 226 में हाई कोर्ट को। तो विच नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ए सोर्स ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 141, लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बाइंडिंग ऑल द लोअर कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो प्रेसिडेंट पेश करती है, तो इसको आर्टिकल 141 में ये पावर उनको दिया हुआ है। उसी तरह से मेंशन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है आपका 1781 का, इट वाज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द कंपनी कोर्ट। तो उस समय जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, कि द एक्ट क्लैरिफाइज द पावर ऑफ ईच कोर्ट टू reduce legal dispute and establish smoother function of justice in the British India। तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, कि जो सुप्रीम कोर्ट है उस समय, या कंपनी कोर्ट है, कि ये लोग आपस में ना भिड़े जुरिस्डिक्शन को लेकर, कि हमारा पावर है, हमारा पावर है, और उनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव उसका था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कि उससे वो कॉन्फ्लिक्ट दूर किया जाए। आइए देखते हैं शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में आपको 4 क्वेश्चन आए थे। रोल ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी अंडर द एडवोकेट एक्ट and writ jurisdiction of the Supreme Court under the Constitution of India, advantage of law reporting and judicial precedents and their importance in the Indian legal system। तो ये जो 4 क्वेश्चंस आप लोगों को आए थे, तो इसमें भी एक्सपेक्टेड आपको 500 to 600 वर्ड्स में आप इसको लिखिए। रिलीवेंट कोई जो भी आपने पढ़ा है, जो 10 to 15 पॉइंट्स, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से आपका पूरा आंसर रॉन्ग नहीं हो जाएगा। तो आपको हजारों पॉइंट्स होते हैं, उसमें से अच्छे 10 to 15 to 20 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, जिससे कि आपकी जैसे स्पीड हो। तो आप उसको स्पीड में जितना कंटेंट है क्वालिटी के साथ आप लिखिए। तो जैसे क्वेश्चन है, द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। वेरियस कमिटीज आर देयर। एडवोकेट एक्ट क्या करता है? वेरियस कमिटी बनता है बार काउंसिल के, उसमें से एक कमिटी है डिसिप्लिनरी कमिटी। ये वाइटल रोल प्ले करता है मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द लीगल पर्सन। क्या होता है इसकी इंटीग्रिटी, की उन्होंने कैसे बिहेव करना है, नहीं करना है। जैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, ईच स्टेट बार काउंसिल कंस्टिट्यूट्स वन और मोर डिसिप्लिनरी कमिटी under the Advocate Act 1961. The Bar Council of India also has a disciplinary committee to address appeal against the state bar council decision। तो इसका जो फंक्शन होता है, तो इन्वेस्टिगेशन मिसकंडक्ट, हैंडल्स कंप्लेंट ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगेंस्ट एडवोकेट। किसी एडवोकेट ने क्लाइंट का पैसा लिया लेकिन वो डेट पे नहीं आ रहा है, तो उसकी कंप्लेन अगर स्टेट बार काउंसिल में होती है, तो ये मिसकंडक्ट का जो है कि वो वहां पे सुनवाई स्टेट बार काउंसिल करती है। उसी तरह कंडक्टिंग द हियरिंग, कंडक्ट द इंक्वायरी हियरिंग ऑफ द क्वासी जुडिशियल मैटर, और उसके बाद मैनर में वो करता है। और इम्पोजिंग पेनल्टी, दैट कैन इम्पोज पेनल्टी सच रेम्बीप्रेंड सस्पेंशन और रिमूवल ऑफ द रोल ऑफ द एडवोकेट। तो बहुत पावर होता है जो स्टेट बार काउंसिल को, अगर उन्होंने पाया कि एडवोकेट कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, मिसब्रीच कर रहा है, या फिर जो एथिकल स्टैंडर्ड फिक्स है उसके बाहर जाके वो काम कर रहा है, तो फिर जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसका सस्पेंशन हो सकता है, उसको रिमूवल हो सकता है एडवोकेट एक्ट के अंदर। उसके अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी को ये पावर दिया है स्टेट बार काउंसिल के पास। और अपीलेट पावर जो इसका है, अगर स्टेट बार काउंसिल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। इसका जो सिग्निफिकेंस है, ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी अमंग द एडवोकेट्स एंड प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड रेपुटेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। जैसे रिट आप सबको पता है विशेषाधिकार होता है। पहले ये क्वीन के पास सिर्फ हुआ करता था, जो ब्रिटिश के थे, उसके बाद ये कोर्ट को दे दिया गया, और उसके बाद आर्टिकल 32 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ गया। ये फंडामेंटल राइट है, विशेष अधिकार है। रिट्स आर नथिंग बट द रिटन ऑर्डर्स और रिटन स्टेटमेंट्स बाय द इशूड बाय द कोर्ट्स।
देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिट्स, जैसे हेबियस कॉर्पस हो गया, ये अगर है तो टू इंश्योर द पर्सनल लिबर्टी बाय डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ द पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड। उसके बाद है मेंडेमस है, ये कमांड करता है पब्लिक अथॉरिटी को टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है कि वो पेंशन किसी की रिलीज नहीं कर रहा है जबकि उसको करना चाहिए, या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी है उसने जो रोड उसको बनवानी है लेकिन बनवा नहीं रहा है, तो फिर उसके ऊपर मेंडेमस डाला सकते कि आप अपनी ड्यूटी करिए, पब्लिक ड्यूटी करिए। तो ये प्राइवेट लोगों के ऊपर नहीं डाल सकते हैं मेंडेमस, ओनली द पब्लिक अथॉरिटी जो होती है उनके ऊपर डाला जाता है। प्रोहिबिशन जैसे है प्रिवेंट द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन। तो ये जब कोई मामला चलता होता है, चाहिए तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा या कलेक्टर द्वारा या गवर्नमेंट ऑफिस द्वारा या फिर कोई कोर्ट, लोअर कोर्ट कोई सुनवाई कर रही है जिसमें उसका जुरिसडिक्शन ना हो या उसका पावर ना हो, तो ये जब चलते रहता है तब उसको प्रोहिबिशन का ऑर्डर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, जिसको प्रिवेंट द लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सीडिंग दैट्स जुरिसडिक्शन। इसको बोलते हैं रिट ऑफ जो आपका प्रोहिबिशन। तो वेरियस रिट्स हम देख रहे हैं, हेबियस कॉर्पस देखा, मेंडेमस, प्रोहिबिशन। उसी तरह से सर्चोररी जो होता है कि वो केस खत्म होने के बाद अगर कोर्ट के संज्ञान में लाया गया, कोर्ट के ध्यान में लाया गया कि इट इज ब्रॉट इन द कोर्ट दैट इट हैज एक्सीडेड बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन, तो द क्वैशिंग ऑर्डर इसका जो होता है, इसको क्वैश करने के लिए ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और एनी एक्सिक्यूटिव डिसीजन इज डन बाय द रिट ऑफ सर्चोररी बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन होता है। तो उसी तरह से रिट ऑफ को वारंटो है तो चैलेंजेस द लीगल अथॉरिटी ऑफ ए पर्सन होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस। ये होता है कि जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ओनली थिंग इज दैट कि को वारंटो में क्या था, शो योर अथॉरिटी, अथॉरिटी पूछते हैं। जैसे अगर किसी पीए ने जो है कि कोई ऑर्डर जो मंत्री ने पास करना है, उसके पीए ने अगर वो ऑर्डर पास कर रहा है तो शो योर अथॉरिटी। या फिर कोई जो पोजीशन पे बैठा हुआ है कि चेयर पे, वो उसका पोजीशन नहीं है, वहां से अगर वो ऑर्डर पास कर रहा है तो को वारंटो उसके अंदर लगता है, शो योर अथॉरिटी। तो ये 5 टाइप्स ऑफ रिट है। इसका जो स्कोप है कि इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द स्टेट और द स्टेट के इसमें अगर किसी का राइट वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए हो जा सकता है। एंड एक्ट एज द गार्डियन of the constitution and protect the rights of the citizen. Advantage of the law reporting, this was the second one. तो any अगर रीड्स पे क्वेश्चन आते हैं तो any 10 to 15 गुड पॉइंट्स हमने डिसिप्लिनरी कमेटी देखी, रीड्स देखी। अब हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं एडवांटेज ऑफ लॉ रिपोर्टिंग। तो लॉ रिपोर्टिंग इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल डिसीजन एंड एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन द लीगल सिस्टम। तो ये रिपोर्टिंग सिस्टम जो आया उसका प्रेसिडेंट, उसको साइटेशन, तो ये क्या करता है, एसेसिबिलिटी देता है, प्रोवाइड द एक्सेस टू द कोर्ट जजमेंट फॉर लॉयर्स, जजेस एंड रिसर्चर्स। ये precedents facilitates the doctrine of precedent by making earlier rulings available for reference in similar cases। क्योंकि मिसाल पेश करता है, एक एग्जांपल पेश करता है तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है। उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, एनहांस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी by ensuring that the decisions are publicly accessible। लीगल एजुकेट करता है ये कि उसके अंदर की असिस्ट द लॉ स्टूडेंट एकेडमिक इन अंडरस्टैंडिंग द केस लॉ एंड द एविलेशन ऑफ द लीगल प्रिंसिपल्स, क्योंकि एक रिसर्च की तरह काम करता है। एफिशिएंसी हेल्प द लॉयर फॉर प्रिपेयरिंग केसेस मोर एफिशिएंटली एंड बाय आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट लीगल प्रिंसिपल्स एंड प्रेसिडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था जिसे जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द लीगल सिस्टम। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है मिसाल है, रिफर टू द पास्ट डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट दैट सर्व्स एज ए गाइड फॉर द फ्यूचर केसेस। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीज लगता है, जैसे आर्टिकल 141 हमने देखा कि द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इज इंश्योर दैट सिमिलर केसेस आर डिसाइडेड बाय द कंसिस्टेंटली। इसका मतलब जो होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया उस मामले में, तो जो लोअर कोर्ट से, जैसे हाई कोर्ट है या फिर जो लोअर कोर्ट है, उस डिसीजन को ही अमल में लाएगी। जैसे उन्होंने अगर कुछ बता दिया कि एफआईआर को क्वैश कैसे करना है, उसके ऊपर उन्होंने कोई जजमेंट दे दी, तो उसी जजमेंट को जो है आगे चल के कोर्ट फॉलो करेगी कि यही नियम है, कि जिसको आप केस लॉ बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं स्टेट डिसीज के अंदर। उसी तरह से बाइंडिंग नेचर का होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट जो होते हैं, एंड देयर इंपॉर्टेंस की बाइंडिंग नेचर का होता है। प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया एंड द हाई कोर्ट डिसीजंस आर बाइंडिंग विद इन द रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 227। और उसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंस है, कंसिस्टेंसी है, एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड प्रीडिसिबिलिटी इन लीगल डिसीजन। ये गाइड करता है, प्रोवाइड्स क्लियर गाइडेंस फॉर द लोअर कोर्ट्स एंड लिटिगेंट्स। उसके बाद ये डेवलपमेंट ऑफ लॉ कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल एंड जूरिस्प्रूडेंस करता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, कोर्ट्स कैन ओवरलुक द डिस्टिंग्विश्ड प्रेसिडेंट व्हेन नेसेसरी टू अडॉप्ट द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस और रेक्टिफाई देयर। जैसे एडीएम जबलपुर केस में जो बताया दिया गया था कि इमरजेंसी के दौरान भी जो राइट टू लाइफ लिया जा सकता है, कि एक मिस्टेक था उसको बदल के बाद में जो उसको प्रेसिडेंट के रूल एडीएम जबलपुर में चेंज किया था। तो ये है जुडिशियल प्रेसिडेंट। जब आपको आता है तो आपको ये सब पॉइंट्स आपने लिखने होता है। ये जब नेक्स्ट मूव करते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 2
4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एनी 2 आपने करना होता है। तो इसमें जैसे पूछ लिया है रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर और वीडियो नदीरा बेगम के ऊपर और ब्रेकिंग पॉइंट केस और जो मेयर डिस्प्यूट कोर्ट। तो इसमें जो वेरियस केसेस आपको दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, जनरली उसी में से आप लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रहा है या फिर फुल लेंथ में भी आपको उसका क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आइए देखते हैं कि ये क्या केसेस है। जैसे आपको रेगुलेटिंग एक्ट का केस था कि जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस वाज ए रूड शॉक द कंपनीज सर्वेंट engaged in collecting revenue from the farmers. The servant strongly protested against such action by the court, highlighting the defecting drafting and ambiguity in the Regulation Act 1773. तो इसका क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसमें पूछे गए हैं कि इलॉट द फैक्ट ऑफ द अबो केसेस एंड व्हाट वेयर द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए। तो ये 3-3 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होते हैं। थिंकिंग ज़्यादा इन्वॉल्व है तो आपको लिखना कम होता है, लेकिन आपको उसमें एक्सप्लेन करना होता है जनरली इसके आंसर। जैसे ये पहला वाला जो है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट का है, इसका जो फैक्ट आपको लिखना है और इसमें जो क्वेश्चन पूछा है आपको कि व्हाट वेर द फैक्ट्स ऑफ द वो केसेस, तो आपको फैक्ट लिखने के इसके 3 मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें द फैक्ट है इसका, द एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट जुडिकेचर एट कलकत्ता 1773 में। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनता है कहाँ पे, कलकत्ता में। और द कोर्ट एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, इंक्लूडिंग द सर्वेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। This case arose with the Supreme Court issues order against the company official for their action in collecting the revenue from farmers. जो टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर से, कि ये सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देने का अगेंस्ट कंपनी ऑफिशियल फॉर देयर एक्शन इन कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स। दिस ऑफिशियल्स engaged रेवेन्यू कलेक्शन प्रोटेस्टेड क्लेमिंग द कोर्ट ओवर स्टेपिंग इट जुरिडिक्शन। बहुत सारे करप्शन ये ऑफिशियल्स करते थे, इसलिए इनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने चेक एंड बैलेंस करने किया, तो जो ऑफिशियल थे वो इस रेवेन्यू कलेक्शन के, कि उन्होंने इसको प्रोटेस्ट करना चालू किया, क्लेमिंग द कोर्ट ओवर स्टेप इट्स जुरिडिक्शन। और जो सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा है कि व्हाट वेर द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की तो कुछ प्रॉब्लम खड़ी भी की। तो डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की एम्बिग्यूटी इन जुरिडिक्शन इसमें था, क्लियरिटी नहीं थी। द एक्ट डिड नॉट क्लियर डिफाइन द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हिच वाज देयर एट द कलकत्ता प्रेसिडेंसी एंड लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट विद द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद रेवेन्यू मैटर्स जो थे, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर इन द रेवेन्यू मैटर्स, क्रिएटेड टेंशन बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले ऑफिसर्स थे, जो उनकी और जुडिशरी की हमारा पावर है हमारा पावर है, कि इस तरह से उन लोग में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। इसकी क्लैरिटी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में नहीं थी। The overlapping of the power, there's a dual judicial system led to the confusion and inefficiency in the government. Cultural insensitivity इसमें आ गई। The act did not consider the customs and practice of the Indian population, causing the resentment. तो ये थी रेगुलेटिंग एक्ट की जो फैक्ट और उसके डिफेक्ट के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था वो। दूसरा क्वेश्चन आप जो प्रॉब्लम बेस्ड में आपको पूछा था कि विडो नदीरा बेगम का जो केस था, अब ये जो केस उस समय जो पावर के ऊपर ही था, हाईलाइटिंग द अब्यूज ऑफ द पावर अंडर द गाइडेंस ऑफ द अथॉरिटी। इसमें क्या था कि विडो थी नदीरा बेगम, काफ़ी हाई प्रोफाइल था उनका और काफ़ी पैसे वाले भी थे। तो चार्ज द काजी जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, जो उस समय जो आईएएस ऑफिसर तो वगैरह नहीं होते थे, मुफ्ती होते थे, बहादुर होते थे, इस तरह के जो ऑफिसर्स का काम करते थे इस तरह से एग्जीक्यूटिव का, तो मुफ्ती बहादुर बेग, ये उन्होंने उसको चार्ज किया कि उन्होंने उसको असॉल्ट किया है, मारा है और उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कराया है और ब्रेकिंग हर हाउस एंड उसको घर से निकाल दिया, उसके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। तो इसके बारे में आपको पूछा कि राइट शॉर्ट फैक्ट्स अबाउट द केस, क्योंकि आपको फैक्ट के बारे में छोटी सी स्टोरी उसकी पता होना चाहिए, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंडो इसका जो फैक्ट हो बताइए। एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन इन द कोर्ट इन दिस केस। तो नादिरा बेगम का जो फैक्ट था कि विडो नादिरा बेगम एक्यूज द काजी, मुफ्ती एंड बहादुर बेग of serious offences including the assault, battery, false imprisonment and breaking into her house to deprive her the property. The case highlighted the abuse of power by influential individuals under the guise of the authority. तो मिसयूज और अब्यूज ऑफ पावर के ऊपर उन्होंने जो है इसको अक्यूज किया था। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस इसका हुआ कि द स्ट्रेंथन ऑफ द जुडिशियल अथॉरिटी, क्योंकि इस केस के बाद जो है कि काफ़ी बदलाव हुआ है। द केस रीइंफोर्स द रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शंस। अब यहाँ पे जो ऑफिसर्स वगैरह जो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था, तो जुडिशरी इसमें इंटरफेयर करने लगे कि अगर कुछ गलत होता है तो इनको प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल राइट और द आर्बिट्ररी एक्शन को, तो इसको जो चेक एंड बैलेंस करने के लिए जुडिशरी को यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस और इसको पावर बढ़ाने की मांग होने लगी। उसके बाद वो करने भी लगे। अकाउंटेबिलिटी जो थी, इट हाईलाइट
reflected the need for accountability among officials and religious authorities कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदारी होनी चाहिए इस तरह का अगर वो अन्याय करते हैं. प्रेसिडेंट फॉर द प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट्स, इसने एक मिसाल पेश की. द डिसीजन बिकेम ए स्टेपिंग स्टोन इन एस्टेब्लिशिंग द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द सेफ्टी ऑफ द प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट्स ऑफ द पर्सन. उसके बाद अब ब्रेकिंग पॉइंट केस, एक जो थर्ड केस है हम देखते हैं. This case is considered the breaking point in the relationship between the government and the Supreme Court. In the speech, Lord Nod, the judiciary and the political power were up in the arms against each other. तो ये इसका भी फैक्ट उन्होंने पूछा है. और राइट शॉर्ट अबाउट द समरी ऑफ द सेटलमेंट एक्ट 1781, इसके बारे में ये क्वेश्चन है. तो इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट पे केस जो है, इसका फैक्ट जो है, द केस मार्क द ब्रेक डाउन ऑफ द रिलेशंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो कंपनी जो थी पहले रूलर की तरह, गवर्नमेंट की तरह काम कर रही थी. पहले वो कंपनी की तरह आई थी, लेकिन बाद में उसको जो है जैसे रूल मेकिंग पावर जो आपका चार्टर था उसके बाद आया था 1600 के जो चार्टर के बाद, तो उनको पावर भी मिल गई थी. तो उसके बाद जो है कि वो राज करने लगे और किसी तरह से. और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता आने के बाद उनको जब चेक एंड बैलेंस होने लगा तो जुडिशियरी लेड टू द सुप्रीम कोर्ट इशूड अ डिसीजन दैट क्लैशेस विद द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज पर्टिकुलरली इन रेवेन्यू कलेक्शन एंड गवर्नेंस. लॉर्ड नॉर्थ जो थे रिमार्क किया उन्होंने, अंडरलाइन द इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी. तो इस तरह से जुडिशरी जब चेक एंड बैलेंस करने लगी तो पॉलिटिकल अथॉरिटी से, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट और जो उनका टैक्स कलेक्शन में जो करप्शन वगैरह करते थे, तो इसलिए उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होने लगा और जो है कि उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगा. तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ये क्लेरिफिकेशन ऑफ द जुरिडिक्शन रेस्ट्रिक्टेड द सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन ओवर रेवेन्यू मैटर्स. तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया क्योंकि ब्रिटिश इंटरेस्ट था इसमें, उनको यहाँ पे सिर्फ लूटना था. तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को रेवेन्यू मैटर्स और एक्शन ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स को उसको जो है कि क्लेरिफिकेशन इसमें दिया. और जो हार्मोनी बिटवीन जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होनी चाहिए, जब उन्होंने फिर दोनों जो कि सॉर्ट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड द कंपनी की कोई मिडल पाथ निकाला जाए, उसके में सेटलमेंट एक्ट 1781 लाया गया. उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर लोकल प्रैक्टिसेस इसमें कहा गया कि रिकॉग्नाइज द इंडियन कस्टम्स एंड लॉस इन लीगल प्रोसीडिंग एंश्योरिंग कल्चरल सेंसिटिविटी. उसके बाद मेयर कोर्ट डिस्प्यूट एक है. तो मेयर कोर्ट डिस्प्यूट के ऊपर भी आपको प्रॉब्लम का केस आया है और ये बार बार आ रहा है. द मेयर कोर्ट कंसल्टेड द गवर्निंग काउंसिल एट हिज जुरिडिक्शन ऑफ द सेड एक्विटल एंड डिस्प्यूट इन क्वेश्चन. The council upheld the jurisdiction of the court but made suggestions about the validity of its claim. The mayor court, however, held that these suggestions are not substantial and decree the suits. इसके शॉर्ट नोट आपको पूछा था, इसका भी फैक्ट ऑफ द केस एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन दिस केसेस. तो इसमें जो मेयर कोर्ट डिस्प्यूट था इसके फैक्ट हम देख लेते हैं. द मेयर कोर्ट्स अंडर द चार्टर ऑफ द 1726 हैंडल डिस्प्यूट इन प्रेसिडेंसी टाउन. In this case, the mayor courts questioned its jurisdiction, consulted governor in council regarding the particular acquittal. While the council upheld the court's jurisdiction, it expressed doubts about the validity of its claim. The mayor courts ultimately rejected the council's suggestion and passed its decree in this case. So this was the fact of the mayor's courts or charter of the 1726. उसका जो consequence था, jurisdiction clarity, the case highlighted the ambiguity, जो confusion था in its jurisdiction, उसके jurisdiction को लेके जो confusion था उसमें clarity नहीं थी, of the mayor's court, necessity for the future reforms. Independence of judiciary, the court decision reinforced the autonomy despite interference from the governor in council. और उसके बाद the foundation for judicial reform. The case exposed the limitation of mayor courts, paving the way for the establishment of more structured court like the Supreme Court in 1774. तो this was the total 1726 जिसने बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट 1774 में जो बना रहा है. ये सारा जो बैकग्राउंड जो मेयर्स कोर्ट का केस में आप लिख सकते हैं. हमने अभी ये 4 केस देख लिए. उसके बाद हम ये फुल लेंथ देख रहे हैं. फुल लेंथ जनरली आपको 5 क्वेश्चन वो पूछते हैं. एनी 3 आपने करना होता है. 13 मार्क्स ईच होता है, टोटल 39 मार्क्स का. यहाँ आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप कम से कम जो है कि 1000 to 1500 वर्ड्स और अच्छे लीगल पॉइंट्स विथ रिलीवेंसी, जो आप अगर 20 से 25 पॉइंट लिखते हैं या 15 से 20 पॉइंट मिलते हैं तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलने की कोशिश होती है. और इसमें 11 to 12 मार्क्स मैक्सिमम जो स्टूडेंट स्कोर कर सकते हैं. तो जैसे पहला क्वेश्चन था, डिस्कस ब्रीफ में डिस्कस द वर्किंग ऑफ द मेयर कोर्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेयर कोर्ट्स एंड गवर्नर इन काउंसिल. इस पे ज्यादा क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट पे पूछा है उन्होंने. तो मेयर कोर्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द गवर्नर इन काउंसिल. The mayor court was one of the first formal court established under the charter of the 1726 के. इसमें पहला मेयर कोर्ट जो फॉर्मल कोर्ट established in India, that was the the British India के बारे में ये बात कर रहा है. तो it was set up in 3 presidency town. जैसे आपको पहले भी पता है कि उस समय जो स्टेट नहीं होते थे, प्रेसिडेंसी होती थी. साउथ में जैसे पूरा साउथ मद्रास जो बॉम्बे
प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ बॉम्बे बोलते थे, स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो कि आपका महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेकर आधा जो राजस्थान वगैरह ये सब जो है कि जो उसके बेल्ट थे बॉर्डर वो बॉम्बे स्टेट में, और कलकत्ता जैसे नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आपका उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट या उत्तरांचल वगैरह, तो यही जो स्टेट ऑफ कलकत्ता के उसमें आते थे। तो प्रोवाइड द जस्टिस फॉलोइंग इंग्लिश लॉज while it introduced structure to the Indian legal system, it often clashes with the governor in council. अब जैसी तरह से कभी कभी यहाँ भी कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में टसन्स हो जाती है, क्लैशेस हो जाते हैं कि हमारा पावर है, हमारा पावर है, तो उसी तरह से वहाँ भी उस समय होता था कि मेयर कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट करने लगे। गवर्नरिंग काउंसिल जो होते थे, जो प्राइम मिनिस्टर की तरह उनको उस समय पावर वगैरह हुआ करता था, तो उस समय गवर्नरिंग काउंसिल विद द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन दिस टाउन। दिस कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिकॉज द रोल्स एंड पावर ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशन वेर नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो इसमें क्या हो गया कि इन द एक्सप्लेनेशन we all explored the mayor's code worked, why it conflicted with the general council, how these challenges shaped the Indian legal system. उसके बाद how the mayor's code worked, मेयर कोड किस तरह से काम करता था वो हम देखते हैं कि इसको जो है चार्टर 1726 का उसको बनाया था उसने। The mayor code was created by the King George I to bring English style justice to British settlements in India. स्ट्रक्चर्ड कोर्ट, जैसे कोर्ट हैड ए मेयर एंड 9 एल्डरमैन उसको बोलते थे, लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जनरली जो इसमें चूज करते थे वो यूरोपियन को और कुछ जो वेल्थी इंडियंस हो जिनका प्रभाव हो, ऐसे लोग को चुना करते थे, क्योंकि कोर्ट में और पंचायत में के जैसे जिसका इन्फ्लुएंस होगा और जिसका होल्ड होगा उसी को जनरली रखते थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द मेयर कोर्ट जो था कि इसमें एक मेयर होते थे और 9 एल्डरमैन उनको बोला जाता था, द काउंसिल ऑफ मेंबर्स इसके होते थे मेयर कोर्ट के, और ये चूजन एनुअली साल में इनका चुनाव होता था, और ये इन्फ्लुएंशियल यूरोपियंस होते थे जनरली गोरे लोग, और विद ए फ्यू वेल्थी इंडियंस लेटर ज्वाइनिंग दिस स्ट्रक्चर। और इसका जो जुरिस्डिक्शन उन्होंने बनाया था अंडर चार्टर 1726 से 1726 की बात हो रही है कि इंडिया में लॉ जो कोर्ट किस तरह से बना और उसके बारे में बताता। जुरिस्डिक्शन जो था, पावर टू हैंडल द केसेस, सिविल केसेस भी ये हैंडल करते थे, जैसे सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द मनी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स लिविंग इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स। उसके बाद क्रिमिनल केसेस हैंडल माइनर केसेस वेयर सीनियर केसेस वेयर रिफर टू द गवर्नर इन काउंसिल। और उसके बाद प्रोबेट मैटर्स ये चूज करते थे, जैसे मैनेज विल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड पीपल। और अपील, इफ समवन वाज अनहैप्पी विद द कोर्ट डिसीजन दे कुड अपील टू द गवर्नर इन काउंसिल, इन द रेयर केसेस टू द प्रिवी काउंसिल इन इंग्लैंड। ये सब शुरुआत थी कि रूल ऑफ लॉ लाने के लिए और सेपरेशन ऑफ पावर आने के लिए, कि जुडिशरी अपना काम करेगा, कानून बनाने वाले अपना, लेजिस्लेचर अपना काम करेंगे, और जो है एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा। और धीरे धीरे जो किंग के पास सारा पावर होता था, चाहे वो लेजिस्लेट करना या फिर उसको जुडिशरी करना, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर की तरह ये धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश हो रही थी। तो इसमें जो मेयर कोर्ट जो जो चार्टर 1726 में मेयर कोर्ट बनाया किंग जॉर्ज ने, कि उनके पास पावर था कि कोर्ट वगैरह कैसे बनाया जाए, तो इसका जो स्ट्रक्चर था, जैसे ऑलरेडी डिस्कस, मेयर और 9 एल्डरमैन इसमें हुआ करते थे, और इसके जुरिस्डिक्शन के बाद में हमने डिस्कस किया। इसका जो कोर्ट का प्रोसीजर था कि मेयर कोर्ट का, उसमें जो फॉलोड द इंग्लिश रूल्स विच वेर न्यू टू इंडिया and lawyers and advocates could argue the cases. In this case, only the wealthy Europeans and few Indians could afford the court as it was expensive and complex. तो ये कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में। रेवेन्यू कलेक्शन, जैसे कोर्ट कलेक्टेड फीस एंड फाइन्स टू फंड इट्स ऑपरेशन। अब उसको चलाने के लिए उनको फंड चाहिए थे, तो वो फीस और फाइन्स उसमें लिया करते थे। इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये थी, द मेयर कोर्ट इंड्यूस द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर्ड जस्टिस बट इग्नोर्ड लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस विच अपसेट मेनी इंडियंस। कॉन्फ्लिक्ट जो इसमें बाद में होने लगा बिटवीन द मेयर कोर्ट एंड गवर्नर इन काउंसिल। गवर्नर इन काउंसिल वाज द एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द प्रेसिडेंसी टाउन्स। ये जो गवर्नमेंट की तरह काम करती थी, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, और इट आल्सो हैड द जुडिशियल पावर, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी दे रखा था, क्रिएटिंग कंफ्यूजन बिटवीन द क्लासेस ऑफ द मेयर कोर्ट, कि कोई भी अगर केस आता है तो उसको जो प्रेसिडेंसी टावर में गवर्निंग काउंसिल चलाएगा या फिर मेयर कोर्ट चलाएगा, और किसके डिसीजन ज्यादा माने जाएंगे, इसमें जो कंफ्यूजन हो वहां पे होने लगा, और कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होने लगा। रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था कि जुडिशियल कंफ्यूजन, द चार्टर 76 डिड नॉट क्लियरली डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ पावर बिटवीन द मेयर्स कोर्ट एंड द गवर्नर इन काउंसिल। दिस लेड टू द फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट about how the authority to decide the certain cases. उसके बाद appeals and authority, governor in council was supposed to act as the appellate authority for decision of the mayor's court. However, the mayor's court often confused to following this decision asserts its independence. Cultural disconnect था, mayor court followed English laws and principles which did not consider Indian customs. The contrast in the governor in council and tried to accommodate local traditions in leading to disagreement. उसके बाद इकोनॉमिक डिस्प्यूट, द मेयर कोर्ट
sometimes referred to the revenue collection by the East India Company, which the Governing Council oversaw. The Governing Council considered this interference as the overreach of the judicial power. इसके कुछ एग्जांपल्स आप कॉन्फ्लिक्ट का अगर देखेंगे तो जुरिडिक्शन ओवर एक्विटल इन वन ऑफ द मेयर कोर्ट जैसे द कंसल्ट द गवर्निंग काउंसिल अबाउट वेदर इट हैड पावर to decide a case while the governing council agreed with the court's jurisdiction. It questioned the validity of the decision. The mayor's court rejected the council's suggestion and proceeded independently, asserting its autonomy कि हमारी autonomy है और हम इसके अंदर जो है ये केस में हम फाइल कर सकते हैं. उससे रेवेन्यू कलेक्शन का डिस्प्यूट था, जहाँ मेयर कोर्ट ने इशूड किया कि ऑर्डर टू द कॉन्फ्लिक्ट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी से रेवेन्यू पॉलिसी कि उसको जो है कि उन्होंने उसको बोला कि ये गलत है करके. तो गवर्निंग काउंसिल सॉ दैट दिस इज द इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर विच कॉज द टेंशन, क्योंकि उनका जो मेन था गवर्निंग काउंसिल का, उनको पैसे कलेक्ट करने थे और जगह मेयर कोर्ट बोलता था आप ये गलत कर रहे हो या फिर उस चीज़ों में रेवेन्यू पॉलिसी को चैलेंज करते थे, तो गवर्निंग काउंसिल बोलते थे आप इंटरफेयर कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होने लगे. Ignoring local custom, the mayor court sometimes imposed fines and penalties and did not align with the Indian tradition. For example, it ruled the practices were culturally accepted to Indians, creating resentment. The governing council intervened to maintain peace, leading to more friction. अब ये जो गवर्निंग काउंसिल होते थे जिसमें कि इंडियन के भी रिच लोग हुआ करते थे, जो बड़े बड़े सोसाइटी वाले उस समय जो उनको बोला जाता था, और उसमें जो यूरोपियंस भी होते थे, तो बहुत बार उनको कस्टम का इम्पोर्टेंस और लोगों का कल्चर में आस्था कितनी होती है पता होती थी. लेकिन मेयर कोर्ट जो कि इंग्लैंड से के लोग उसमें ज़्यादा होते थे, ब्रिटिश के लोग, तो कल्चर को इतना वो समझ नहीं पाते थे, तो कोई भी कोर्ट करते थे तो यहाँ पे जो कल्चर उनका डिस्टर्ब होता था इंडियंस का, तो इसीलिए वो उसको अपोज करते थे. तो ये गवर्निंग काउंसिल इंटरवीन करता था टू मेंटेन पीस, लीडिंग टू मोर फ्रिक्शन बिटवीन द मेयर कोर्ट एंड द गवर्निंग काउंसिल. Consequence क्या हुआ इस कॉन्फ्लिक्ट का? द challenges in delivering the justice. The conflict between the mayor court and governing council caused confusion for litigants. People were unsure with authority to approach, leading to delay and dissatisfaction. Impact on revenue administration. Dispute over revenue collection disrupted the East India Company financial operation, creating inefficiency in governance. तो इसमें भी reform, the frequency clashes exposed the flaw in the Charter of 1726. This issue highlighted the need for a clear and separate judicial and executive power. जो रिफॉर्म थे इसके following the conflict, the problem with the mayor's code led to the several reforms like Charter of 1753 introduced minor changes to improve coordination between mayor's court and the गवर्नर इन काउंसिल. उसका जो चार्टर 1753 ने इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया, ये इम्प्रूव करने के लिए कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनमें हो सके. उसी तरह से जुडिशियल प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग. अब वॉरेन हेस्टिंग्स आ रहे हैं, तो हेस्टिंग इंट्रोड्यूस रिफॉर्म. इन्होंने जो है कि बहुत सारे रिफॉर्म लाए, बदलाव लाए कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल पावर मोर क्लियरली, कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जैसे टैक्स कलेक्शन हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया वो अलग, और जुडिशियल पावर जो अलग होनी चाहिए, क्लियरिटी उसमें लाने की कोशिश की. ये ऑल्सो एस्टेब्लिश सिविल एंड क्रिमिनल कोड्स अंडर द कंपनी कंट्रोल. कंपनी कंट्रोल के अंदर ही उन्होंने सिविल कोड और क्रिमिनल कोड भी वो ले आए, जिससे कि वहाँ पे पकड़ अपनी मजबूत कर सके. सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट दिल्ली एट कलकत्ता 1774 में आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस द मेयर कोर्ट इन कलकत्ता. तो अब मेयर कोर्ट जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया. पहले जो हाईएस्ट कोर्ट हुआ करता था वो मेयर कोर्ट हुआ करता था, अब उसको वहां पे सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में ला रहे हैं विद ब्रॉडर पावर एंड क्लियर फ्रेमवर्क फॉर द जुरिस्डिक्शन. दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ ए मोर फॉर्मल लीगल सिस्टम इन इंडिया. हम बात कर रहे हैं 1774 की, जहाँ पे मेयर कोर्ट को रिप्लेस कर दिया गया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट लाया गया कलकत्ता में. सिग्निफिकेंस ऑफ द मेयर कोर्ट क्या था कि द डिस्पाइट इट फ्लॉज, मेयर कोर्ट प्लेड an important role in shaping Indian's legal system. Introduced a structured justice, the court led to the foundation of a systematic judicial administration in India. Foundation of a modern reform. The conflict between the mayor court and governing council exposed the need for a better legal framework, leading to future improvement. उसकी legacy in Indian judiciary जो the idea of appeal and to need for the independent judiciary are concepts that emerged during this period and continue to be important in India's legal system today. इसको जो हम कंक्लूड अगर करते हैं तो मेयर कोर्ट जो एस्टैब्लिश करता है अंडर चार्टर 1726 was a significant step in introducing English style of justice in India. However, the unclear jurisdiction and frequent clashes with the administration of the governing council revealed the challenges of imposing foreign legal policies in the cultural diversity of India. This conflict slowed the delivery of justice and exposed the limitation of early colonial legal system. Nonetheless, the major mayor's court set up the stage for the reform that eventually led to the establishment of a more organized and independent judiciary in India. Its legacy continues to influence the modern India and the legal system, ensuring justice for all.
सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडियन जुडिशरी। इसके पहले का क्वेश्चन हमने डिटेल में देखा, जिसमें हमने अराउंड जो है कि 25 गुड पॉइंट्स हमने जो कॉन्फ्लिक्ट को लेकर मेयर कोर्ट के और उसमें हमने देखा है। अब इसको डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन जुडिशरी। स्टूडेंट शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, और आपको पसंद आए तो उसको आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट, अगर आपको कुछ भी इसमें जो इंप्रूवमेंट चाहिए आप जरूर लिखिएगा, जिससे कि अगले वीडियो में जब भी मैं बनाऊँ आप सबके लिए तो उसमें मैं उसको ला सकूं, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अप्रिशिएट भी जरूर करिएगा। तो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द इंडियन जुडिशरी हम कर रहे हैं। द रूल ऑफ लॉ इट्स इम्प्लीकेशन, कि ये रूल ऑफ लॉ क्या है, डाइसी का प्रिंसिपल जैसे हम सबको पता है कि इसका जो डेफिनेशन है रूल ऑफ लॉ मींस दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड नो वन इज अबव द लॉ, नॉट इवन द गवर्नमेंट और द पावरफुल पीपल। इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, इफ मिनिस्टर ब्रेक द ट्रैफिक रूल दे मस्ट पे फॉर द फाइन जस्ट लाइक एनीवन एल्स। तो ये जो किताबी जो रूल ऑफ लॉ है, जो रियलिटी में होती है नहीं होती अलग बात है, लेकिन रूल ऑफ लॉ यही है कि रूल ऑफ लॉ मीन्स इक्वलिटी फॉर ऑल, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये डेफिनेशन है रूल ऑफ लॉ का। इसका पर्पस क्या होता है, fairness, protect individual rights and keep everyone accountable at the same set of the rules। के की प्रिंसिपल्स जो है तीन है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, द लॉ इज द हाईएस्ट अथॉरिटी एंड नो वन कैन बी पनिश्ड अनलेस इट इज प्रूवन अंडर द लॉ। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे यू कैन नॉट बी जेल्ड just because someone accuses you, there must be a proof and a court must decide. This is called the supremacy of law. Equality before law, everyone is treated the same under the law, whether it is rich or poor. If the two people commit the same crime, they should get the same punishment no matter their status what it is। तो पुअर अगर कोई करता है तो उसको भी वही सजा होगी, जो रिच करता है उसको भी वही सजा होगी, और रिच जब कुछ करता है तो पुअर को जैसी सजा होगी वैसी ही उसको होगी, और जो कंसेशन भी जो पुअर को मिलता है वो भी वो रिच को मिलेगा, और रिच को जो कंसेशन मिलता है वो पुअर को मिलेगा। दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जैसे है, रूल ऑफ लॉ सेफगार्ड फंडामेंटल राइट्स like freedom of speech, personal liberty। Example, if someone land is taken away unfairly, they can go to the court and fight for the justice। तो प्रोटेक्शन ऑफ द राइट सबकी करता है, इसके अंदर वो रूल ऑफ लॉ है। अब रूल ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे वर्क करता है, जैसे आपको सिलेबस में है कि व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो अगर इसमें देखते हैं रूल ऑफ लॉ, जब हम इंडिपेंडेंट के बाद में अपने आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14, 21 और 32, इसके अंदर हमने इंस्टेंट के कुछ प्रिंसिपल, इक्वालिटी के, राइट टू लाइफ के और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जो इंश्योर ऐसे करता है कि जैसे आर्टिकल 14 में गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल इट्स सिटीजन। एग्जांपल, स्टूडेंट एंड सेलिब्रिटी बोथ हैव द फॉलो द सेम एग्जाम रूल एंड फॉर सेम एडमिशन रूल एंड सेम जो उसको रूल उसमें फॉलो होगा। उससे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कोई भी हो तो उसको सेम रूल फॉलो होगा, लेकिन हर रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी वो बताता है आर्टिकल 14। राइट टू लाइफ जैसे है आर्टिकल 21, प्रोटेक्ट्स एवरीवन्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। द गवर्नमेंट कैन नॉट अरेस्ट समवन विदाउट द फेयर रीजन और प्रॉपर प्रोसीजर। उसी तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंश्योर करता है जस्टिस, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से चाहे उनके अपॉइंटमेंट हो उसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। उनको अगर निकालना हो तो भी वो सबसे टफ काम है, कानून बनाने से भी टफ काम है अगर किसी जज को निकालना है तो उसके बाद में रिट्स है, जैसे आर्टिकल 32, सिटीजन कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ द राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। एग्जांपल, इफ पर्सन रॉन्गली डिटेन they can file the writ of habeas corpus to secure their release। और हाउ द रूल ऑफ लॉ इम्पैक्ट इंडियन जुडिशरी अगर देखते हैं तो फेयर ट्रायल इसमें चालू हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ पावर एंड इक्वल जस्टिस। तो फेयर ट्रायल पहले जैसे ब्रिटिश इंडिया के पहले रूल ऑफ लॉ में नहीं हुआ करता था। कोर्ट एंश्योर्स एवरीवन गेट्स ए चांस टू प्रेजेंट देयर केस, इवन ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट हैज द राइट टू लॉयर एंड डिफेंड themselves। This is a protection of fundamental right है, the judiciary protects rights again guaranteed by the constitution। Example, in Maneka Gandhi versus Union of India, तो 1978 का जो केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ruled that the personal liberty cannot be taken away without the proper jurisdiction। उसी तरह से preventing abuse of power, courts check the government or official misuse their power। Example, in केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसको याद रखना है तो आप के याद कर सकते हो, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। द कोर्ट एंश्योर द गवर्नमेंट कुड नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिवेंटिंग द अब्यूज ऑफ द पावर। कि जो पहले वो हुआ करता था जो ब्रिटिश इंडिया में रूल ऑफ पावर पूरी तरह से नहीं था, वो कुछ भी करते थे। इक्वल जस्टिस नहीं होता था पहले, अभी इक्वल जस्टिस होने लगा कि कोर्ट एंश्योर एवरीवन गेट्स इक्वल ट्रीटमेंट। एग्जांपल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, द कोर्ट स्ट्रक डाउन द लॉज दैट ट्रीटेड सर्टेन ग्रुप्स अनफेयरली। पब्लिक इंटरेस्ट केसेस आने लगे, जैसे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन इंडिया, द कोर्ट रूल्ड दैट एनी सिटीजन कुड फाइल ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर द गुड एंड द ग्रेटर गुड। तो इसको सिंपल एग्जांपल ऑफ रूल ऑफ लॉ अगर हम देखते हैं
तो ट्रैफिक रूल्स जैसे इफ समवन गेट्स अ रेड लाइट दे मस्ट पे अ फाइन, एंड वेदर दे आर कॉमन सिटीजन, और कोई अगर ब्रेक करता है रेड लाइन को तो उनको फाइन होती है। और आज वो जो आज के तरफ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गए हैं कि जिससे कि पुलिस से झगड़ा ना हो, कोई अपना रोप ना झाड़े कि मैं फलाने के लड़का हूँ या फलाना हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली अगर उन्होंने रूल ब्रेक किया तो उसको जो कैच हो जाता है। तो ट्रैफिक रूल, ये दिस एग्जांपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इफ समवन ट्राइज टू ग्रैब योर लैंड यू कैन take them to the court and follow law will decide fairly. Freedom of expression है, if someone stop you from speaking your opinion unfairly you can approach the court to protect your freedom. उसी तरह से challenges to the rule of law, delay in justice जैसे cases often takes years to resolve, a land dispute may stay pending for decades delaying the justice. Corruption जैसे अब some officials misuse their power undermining fairness, a police officer takes bribes may allow a criminal to escape the justice. उसी तरह से access to legal help, the many people cannot afford lawyer making it hard for them to fight for their rights. A poor farmer जैसे है कि may not have the resources to challenge a powerful landlord in the court. How the court ensures rule of law, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, लीगल एड सर्विस हो, जुडिशियल रिव्यू और डिजिटल कोर्ट्स, इस तरह से वो इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ को। जैसे स्पेशल कोर्ट है, हैंडल केसेस क्विकली, क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर ऑफन डेल्ट विद द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, लीगल एड सर्विसेज, फ्री लीगल एड हेल्प प्रोवाइड दोज who cannot afford it. Poor people can approach legal service authority for association. Judicial review है, जैसे Supreme Court stop the implementation of unfair land acquisitions law. Digital courts during the COVID-19 pandemic जैसे हमने देखा कि virtual courts ensure justice delivery without the delay. तो why is the rule of law important? Fairness करता है, prevent abuse करता है, right protect करता है और social trust वो देता है। तो this was all about the rule of law जिसको आप बहुत अच्छे से करिए, डाइसे का प्रिंसिपल है। और उसके बाद थर्ड हम करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपको आया हुआ है, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, हाउ इट इज नेसेसिटेड एंड एनेक्टेड ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961। तो ये जो आपका मॉड्यूल 4 है उसमें जो वेरियस आपको स्टेप्स दिए हुए कि हम एडवोकेट एक्ट तक कैसे पहुंचे, तो वो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, सिलेबस एक आइडिया आ जाता है आपको सिलेबस देखने पे भी। तो ग्रोथ ऑफ द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, नेसेसिटी ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961, इसको हम डिटेल में कर रहे हैं। द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर सेंचुरीज, इवॉल्विंग द इनफॉर्मल एडवाइजर इन एशियन टाइम्स to the regulated and unified profession we see today. This growth has been shaped by various historical, social, and political factors. The enactment of the Advocate Act 1961 was landmarked, even the redefined the legal profession, ensuring uniformity and professionalism. This is examining the growth of the legal profession in India, its challenges and how this development necessitated enactment of the Advocate Act 1961. इसका जो ग्रोथ ऑफ लीगल प्रोफेशन में हुआ है कि प्री ब्रिटिश एरिया अगर हम देखते हैं तो इन एशियंट इंडिया देयर वाज नो फॉर्मल लीगल प्रोफेशन, कोई फॉर्मल लीगल प्रोफेशन नहीं हुआ करता था। जैसे आपका एडवोकेट कि आप एलएलबी कर रहे हैं तो ही आप एडवोकेट बन सकते हैं, और अगर आपने एनरोलमेंट बार काउंसिल में किया। तो एशियंट इंडिया में क्या था प्री ब्रिटिश एरिया के पीरियड में कि लीगल प्रोफेशन आर अंडरस्टूड टुडे, द जस्टिस वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय द किंग, विलेज काउंसिल और पंचायत होते थे कि जिसका वहाँ पे होल्ड होता था, और रिलीजियस लीडर होते थे जैसे धर्मशास्त्र हो गया या फिर जो जो भी चीज़ें वहाँ पे होती थी उस समय, तो जिस भी रिलीजन को, चाहे वो मुस्लिम्स को चाहे वो हिंदूज को, तो किंग हुआ करते थे, विलेज पंचायत होता था जो डिसीजन लेते थे, और इसमें पंच जो होते थे दोनों का काम करते थे, वकील का भी बहुत बार काम करते थे और बहुत बार वो जज का भी काम करते थे। एडवाइजर और वाइजर मैन नोन एज सभासद जो होते थे एक्टेड एज द इनफॉर्मल लीगल एक्सपर्ट कि इस तरह के इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कि जस्टिस प्रिवेल हो। तो मेडिवल इंडिया में जनरली जब उसके बाद मुगल पीरियड वगैरह आ रहा है तो और उसमें फॉर्मल लीगल सिस्टम बिगेन टू इमर्ज, जिसे वकील्स रिप्रेजेंटेड एक्टेड एज ए लीगल एजेंट ऑफ द पार्टीज, क्योंकि बहुत बार पार्टी को अपना पक्ष रखने नहीं आता था तो वहाँ पे वकील्स का नियुक्ति होने लगी उनके एजेंट्स के जो उनके पक्ष में वो रखेंगे। However, the legal profession remained informal and was largely dependent on personal knowledge and apprenticeship. उसकी जो ओरेटर स्किल थी, बोलने की कला थी और उसको समझाने की जो कला थी, उसके ऊपर वहाँ वकील नियुक्त होते थे उस समय। तो दिस वाज समथिंग अबाउट द एशियन इंडिया, जहाँ पे किंग होते थे, विलेज काउंसिल होते थे, धर्मशास्त्र होता था। मिडिवल इंडिया में उसके बाद वकील जैसा सिस्टम या एजेंट जैसा सिस्टम आया। उसके बाद ब्रिटिश इरा आ रहा है, तो आपको जैसे पता है कि मेयर्स कोड 1726 में आ रहा है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड कोड इन मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता थ्रू द चार्टर ऑफ द 1726 मेयर कोड, जो कि सुप्रीम कोर्ट जैसा द हाईएस्ट कोर्ट के उस समय काम करती थी। द मेयर कोर्ट अलाउड द इंडिविजुअल टू रिप्रेजेंट पार्टीज इन लीगल डिस्प्यूट्स, क्रिएटिंग अर्ली अपॉर्चुनिटीज फॉर लीगल प्रोफेशन। इस तरह से वो लीगल प्रोफेशन में का जो शुरुआत हुई एडवोकेट की। जो हिस्ट्री हम देख रहे हैं कि एडवोकेट किस तरह से आए इंडिया में, उनका पहले
किस तरह से उनका अवतार हुआ करता था। दैट इज सुप्रीम कोर्ट 1774 में आ रहा है। मेयर कोर्ट्स के जो फ्लॉ को देखने के बाद उसके बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया जा रहा है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता प्रोविंस में ब्रॉट फॉर्मल क्वालिफिकेशंस एंड एनरोलमेंट ऑफ लीगल, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन को और एनरोलमेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर जैसे बैरिस्टर हो गए, ब्रिटिश बैरिस्टर्स और सॉलिसिटर्स वेर अलाउड टू प्रैक्टिस एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट्स। तो इसमें इसका एक फ्लॉ ये था कि इसमें इंडियंस को एक्सक्लूड कर दिया गया था कि जो ब्रिटिश से बैरिस्ट्रेट करके आते थे वही प्रैक्टिस कर सकते थे, ऐसा उन्होंने रूल बनाया था उस समय। और उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में अभी एडवोकेट इन रिकॉर्ड है वही प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपने एग्जाम पास किया, उसी तरह से वहाँ पे अगर कोई बैरिस्ट्रेट करके आता है तो ही वो प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा उस समय उसमें रूल था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में आ रहा था और उस समय एडवोकेट किस तरह से कौन बनते थे, तो जो बैरिस्ट्रेटिंग लॉ जो होता था वो बनते थे और सॉलिसिटर को एडवोकेसी का प्रैक्टिस करने का राइट था। उसके बाद कंपनी कोर्ट आ रहा है 1793 में। 1793 में इंडिया परमिटेड टू अपीयर प्लीडर्स एज ए वकील इन द कोर्ट्स established by the East India Company। और उसके बाद द बंगाल रेगुलेशन एक्ट आया 1793 का। फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड लीगल प्रैक्टिशनर्स इंडियन लीगल प्रैक्टिशनर बट देयर स्कोप वाज लिमिटेड कंपेयर टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट। मेरी ब्रिटिश काउंटर पार्ट होता था उसको ज्यादा राइट्स देते थे, उसको ज्यादा फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलता था, उसको ज्यादा सीरियसली लिया जाता था एज कम्पेयर टू इंडियन लीगल प्रैक्टिशनर। जो बचा कुचा रह जाता था वो इंडियन लीगल प्रैक्टिशनर को उस समय देते थे। तो ये था चार्टर 1726 का मेयर कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 1774 में, बाद में कंपनी कोर्ट जो आ रहा है 1793 में। उसके बाद आया लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1853। The act introduced categories of legal practitioner, including pleaders, revenue agents, and muhtars, but maintained the distinction between barrister and वकील। यहाँ भी जो बैरिस्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, वकील को कम था। यहाँ पे भी जो लीगल प्रैक्टिशनर कुछ एजेंट्स होते थे, प्लीडर होते, रेवेन्यू एजेंट होते थे, मुख्तार जो वहाँ पे जो एजेंट का दलाली का काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1853 में उस समय आया था। इंडियन हाई कोर्ट जैसे होते थे, एक्ट 1861 का उसके बाद आया, तो ये एस्टेब्लिश किया हाई कोर्ट। अब 1861 में आपका हाई कोर्ट आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये एस्टेब्लिश हुआ हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, जो अभी आप देख रहे हो वो 1861 का है। मद्रास कलकत्ता रिप्लेसिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड द कंपनीज कोर्ट। अब क्या हुआ, जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट को रिप्लेस कर दिया गया और उन्होंने इसको 4-3 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। साउथ मद्रास प्रोविंस देखेगा, मद्रास का कोर्ट। बॉम्बे जो है पूरा जो बॉम्बे का एरिया, वेस्टर्न एरिया जो है वो पूरा स्टेट ऑफ बॉम्बे, प्रोविंस ऑफ बॉम्बे देखेगा। और जो नॉर्थ का एरिया है वो कलकत्ता। तो रिप्लेसिंग द सुप्रीम कोर्ट कंपनी ऑफ द इंडियन हाई कोर्ट 1861 में आया। द हाई कोर्ट रेगुलेटेड लीगल प्रैक्टिस लीडिंग टू द सम यूनिफिकेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन बट स्टिल डिस्टिंग्विश बिटवीन द ब्रिटिश ट्रेंड ब्रिटिशर्स एंड इंडियन वकील। बट अब भी 1861 में बैरिस्टर जो हुआ करते थे उनको ज्यादा जो महत्व दिया जाता था एज कम्पेयर टू इंडियन वकील्स। उसके बाद लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 आ रहा है। हमें देख रहे हैं कि वकील की हिस्ट्री क्या है, वकील किस तरह से जो पहले जो मेयर कोर्ट हुआ करते थे, कंपनी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट, उसके अंदर या इंडियन जो हाई कोर्ट आया तब वकील, तब भी बैरिस्टर को ज्यादा पावर था। उसके बाद जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट आया 1879 का, उसमें कंसोलिडेटेड लॉ गवर्निंग लीगल प्रैक्टिशनर अलाउड फॉर ए मोर रेगुलेटेड and professional despite the significant disparities remained between the barrister and इंडियन लॉयर्स। इसका जो फॉर्मेशन ऑफ लॉ स्कूल जैसे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज GLC 1855 में इन्होंने इसको बनाया, और ये जो है मद्रास लॉ कॉलेज 1852 में, जो कि सबसे पुराना है। मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मल लीगल एजुकेशन इंडिया के लोगों को एजुकेट करो, तो इसीलिए ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और मद्रास लॉ कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट इस समय हो रही है। तो उसके बाद अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा देखें तो इंक्रीज रोल ऑफ लॉयर इन नेशनलिज्म। अगर हम देखते हैं कि जैसे लॉयर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर उस समय जिन्ना भी हुआ करते थे, और उस समय जो है कि जो सेपरेटिस्ट के बाद में काम किए, जिसमें भी एडवोकेट्स थे, लॉयर्स थे, तो उस समय तो ये सारी चीजें प्लेड द वाइटल रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। द हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ द लीगल प्रोफेशन इन द शेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल एंड सोशल नेचर। द नीड ऑफ यूनिफॉर्मिटी इसके बाद आई। आफ्टर इंडिपेंडेंस लीगल प्रोफेशन lacked uniformity and multiple laws governing the practitioners in different courts. There was also growing demand of an Indian regulatory body to maintain ethical standard and discipline।
तो ये चीज़ें वहाँ पे होने लगी। उसके बाद चैलेंजेस इन द लीगल प्रोफेशन बिफोर 1961 अगर आप देखते हैं तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी, मल्टीपल लॉज थे, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट था, डिफरेंट हाई कोर्ट रूल्स थे, सबके अलग अलग लीगल प्रोफेशन क्रिएटिंग कन्फ्यूजन एंड इनक्वलिटी कैटेगराइजेशन। उसके बाद में उसका हुआ प्रैक्टिशनर्स का, लॉयर्स वे डिवाइडेड इनटू एडवोकेट, वकील, प्लीडर, अटॉर्नी एंड मुख्तार्स लीडिंग टू द डिस्पैरिटीज इन द राइट्स एंड प्रिविलेजेस। तो इस तरह के अलग अलग लोग उसमें कैटेगराइज थे कि वो एडवोकेट होते थे, वकील, प्लीडर, अटॉर्नी, मुख्तार अलग अलग होते थे, लेकिन सारे जो कोर्ट में होते थे उनके जो उनका अहदा होता था अलग अलग होता था। तो नो सेंट्रल, आज की तारीख में एडवोकेट मींस एडवोकेट, नो सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी, देयर वाज नो अथॉरिटी to oversee the legal profession. Each high court had its own rules leading to the inconsistency. Ethical concern था. The absence of the unified court conduct led to the vital ethical standards among the practitioners. Exclusion of women. वुमन को जो ज़्यादा उसमें प्रैक्टिसिंग लॉ के लिए उसको एक्सक्लूड किया गया था, तो हाईलाइटिंग द लैक ऑफ इंक्लूसिविटी, और जिसलिए वुमन को जस्टिस नहीं मिलते थे उस समय कि बहुत बार इस तरह की चीज़ें उसमें होती थी। तो क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन जो था वो अनरेगुलेटेड था, रिजल्टिंग द वेरीफाइंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ट्रेनिंग एंड knowledge. The Advocate Act 1961, उसके बाद to address these challenges and benefit the legal profession, Advocate Act 1961 was enacted. This get revolutionized and the legal profession by creating a single category of legal practitioner, established regulatory bodies. इसके key features जो थे, ये unified legal profession abolished all distinction between barrister, वकील्स, जो एडवोकेट आया इसमें बैरिस्टर, वकील, प्लीडर, मुख्तार सब एडवोकेट बोल के आप अगर एनरोल करोगे, ऐसा ये एडवोकेट एक्ट उसके बाद लेके आया, जिसको यूनिफॉर्मिटी लेके आया, इक्वलिटी लेके आया, क्रिएटेड अ सिंगल कैटेगरी ऑफ प्रैक्टिशनर कॉल्ड एडवोकेट, राइट टू प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया, एडवोकेट्स एनरोल्ड इन स्टेट बार काउंसिल शैल प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीजें उसमें प्रावधान की गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सेटअप द सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द लीगल प्रोफेशन, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन ईच स्टेट टू हैंडल एनरोलमेंट, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ एडवोकेट, रेगुलेटेड लीगल एजुकेशन, जैसे बीसीआई वाज एम्पावर्ड टू सेट स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन। जैसे बोला जाता है जैसे कि जो कॉलेज है वहाँ पे अगर आप अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल है तो ही आपको जो प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। डिसिप्लिनरी पावर, बार काउंसिल वेर गिवन द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट एडवोकेट्स फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एथिकल स्टैंडर्ड, इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट टू इंश्योर प्रोफेशनलिज्म एंड इंटीग्रिटी। इंक्लूसिविटी, अलाउड वुमेन टू प्रैक्टिस लॉ, इंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी, जो कि पहले नहीं था, वो इस प्रोफेशन में 1961 में जो एक्ट है उसने एडवोकेट को लेके आया। इम्पैक्ट इसका ये था, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद स्ट्रेंथन रेगुलेशन हो गए, इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस, एनहांस्ड लीगल एजुकेशन किया, इंक्रीज जेंडर इक्वालिटी, पब्लिक कॉन्फिडेंस। उसके बाद कंटिन्यूस रिविलेंस आप देखें तो एडप्टेड न्यू चैलेंजेस लाइक एक्ट रिमेन रिलीवेंट, एड्रेसिंग कंटेम्परेरी इश्यूज लाइक लीगल एथिक्स एंड डिजिटल प्रैक्टिस। ग्लोबल इंटीग्रेशन आज की तारीख में हो चुका है। द एक्ट हैज लेड टू द फाउंडेशन ऑफ इंडियन लॉयर्स टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल लीगल प्रैक्टिस। थैंक यू। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें फटाफट करेंगे। एक्सप्लेन द रीट जुरिडिक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब द प्रिंसिपल अप्लाइड इन दिस जुरिडिक्शन। हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 में है और हाई कोर्ट का 226 में, ये बार बार हमने डिस्कस किया है। रीट जुरिडिक्शन जो है, तो अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इशू ऑर्डर्स और डायरेक्शन, दैट इज द रीट्स में डायरेक्शंस और ऑर्डर्स देते हैं टू इंडिविजुअल अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ एंड जस्टिस। The writ jurisdiction under the Indian Constitution serves two main purpose: enforcement of fundamental right, जैसे आर्टिकल 32 में the Supreme Court ensure that no citizen is deprived of their fundamental right, enforcement of the legal rights under article 2026. The High Court have a power to issue writs for both fundamental right and the legal rights. So constitution provision जो है for writ jurisdiction article 32 में known as the जैसे इसको बोलते हैं right to constitution remedies, article 32 allows individual to approach Supreme Court directly by the enforcement of the fundamental right. Dr. Honorable Dr. B.R. Ambedkar इसको बोलते थे the heart and soul of the constitution because it guarantees the protection against the violation of the rights. Supreme Court can issue writs against a public authority under the government. article 3226 अगर देखते हैं, writs of the high court जो है बॉर्डर स्टेट पे, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट उसके साथ आपका लीगल राइट भी अगर वायलेट हुआ, इसमें 32 में जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार है, खाली फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली ओरिजिनल जुरिडिक्शन में वहां पे रिट में जा सकते हो। और 2026 में अगर फंडामेंटल राइट के साथ आपका लीगल राइट भी अगर वायलेट हुआ ऑर्डिनरी लॉ में, तो भी आप उसमें रिट दायर कर सकते हैं 226 में। द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर 226 इज वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। स्कोप जो रीट है, अगेंस्ट whom it can be, the writ can be generally be issued against the public authorities, government agencies and sometimes private bodies performing the public function। इसकी जो
जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जैसे 26 में वाइडर है, स्कोप जो है इसका अगेंस्ट होम इट कैन बी एंड एक्सक्लूसिव करता है आर्टिकल 32 लिमिटेड टू द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 226 एक्सटेंड्स टू द राइट्स एज वेल। टाइप्स ऑफ रिट्स अगर हम देखते हैं तो जैसे इंडियन कोर्ट में तो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर, जैसे हैबियस कॉर्पस लैट में यू मे हैव द बॉडी, इसका जो पर्पस है तो एंश्योर द रिलीज ऑफ द पर्सन अनलॉफुली डिटेन। एप्लीकेशन जैसे है इसका द प्रोटेक्ट द पर्सन लिबर्टी अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन। एग्जांपल इसका हम देखते हैं तो इफ अ पर्सन इज डिटेन्ड विदाउट अ वैलिड लीगल ग्राउंड देयर फैमिली कैन बी फाइल हैबियस कॉर्पस पिटिशन। रीट पे क्वेश्चन 100% आता है तो उसको आप अच्छे से करिए, हमेशा आया है और हमेशा आता रहेगा क्योंकि ये इसका सोल है क्वेश्चन का। और उसके बाद केस लॉ है एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैबियस कॉर्पस द कंट्रोवर्शियल लिमिटेड ड्यूरिंग द स्कोप ऑफ द इमरजेंसी। मैंडेमस जैसे हम करते हैं बी कमांड, इसमें वो जो डायरेक्शंस देते हैं पब्लिक ऑफिशियल अथॉरिटी या गवर्नमेंट टू परफॉर्म द ड्यूटी दे आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म। एप्लीकेशन जो है एंश्योर द ड्यूटीज आर नॉट नेग्लेक्टेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज। इसके एग्जांपल अगर हम देखते हैं इफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फेल्स टू क्लीन अ पब्लिक रोड डिस्पाइट बीइंग required to do so the citizens can file a writ of mandamus। इसका केस अगर देखते हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस नूरुद्दीन अहमद क्लैरिफाई दैट द mandamus applies only when there is a legal obligation। उससे द प्रोहिबिशन अगर आप देखते हो टू फॉरबिड, इसका पर्पस जो है टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडीज फ्रॉम एक्सीडिंग दैट जुरिडिक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्शन बिफोर दे आर कंप्लीटेड। इसका एग्जांपल अगर आप देखते हो तो ट्रिब्यूनल trying a case beyond the jurisdiction can be stopped through a prohibition। केस लॉ जैसे हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो लिमिटेड कलेक्टर कस्टम है हेल्ड द प्रोहिबिशन एंश्योर्स जुरिडिक्शन ऑफ द बॉन्ड इज रिस्पेक्टेड। उससे सर्चोरी टू सर्टिफाई क्वेश्चंस द ऑर्डर्स पास्ड बाय द लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल दैट एक्ट विदाउट जुरिडिक्शन और वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है तो इसको क्वेश करता है, क्लैरिफाई करता है सर्चोरी। एप्लीकेशन जैसे है correct the errors already committed by inferior courts and tribunal। example tribunal deciding a case unfairly can have its decision quashed through the certiorari। इसके जो केस लॉ है सूर्यादेव वर्सेस रामचंद्र राय एलिब्रेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सर्चोरी एंड प्रोहिबिशन। को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी जैसे है चैलेंज द लीगल अथॉरिटी of a person to claim to be in the public office ensures that the only this legally qualified holds a public positions। example इसका हम देखते हैं if a unqualified individual holds a government post co warranto can be filed to challenge their authority। उसका केस लॉ अगर हम देखते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंदा राव 1964 का केस था। एस्टैब्लिश दैट द को वारंटो अप्लाइज टू द पब्लिक ऑफिसेस क्रिएटेड बाय द लॉ। इसका जो प्रिंसिपल अप्लाइड है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जैसे है कोर्ट कैन एंश्योर द decision by the public authority result from the public of the natural justice include right to be heard, no one should be condemned unheard। उसके बाद bias free decision authorities must be act impartially। example certiorari issued in a tribunal denies a party to opportunity to present their cases। मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का प्रिपरेशन कम से कम समय में हो। लोकस स्टैंडी जैसे ये जो प्रिंसिपल फॉलो करता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बाद लोकस स्टैंडी ओनली इंडिविजुअल्स हुज राइट्स आर वायलेटेड कैन फाइल रिट पिटीशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वेयर द कंसर्न सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट। उसमें अल्टरनेटिव रेमेडी भी होता है where writs are not issued if alternate remedies such as appeals are available under ordinary law। इसके जो exceptions है in case of violation of fundamental rights writ may be issued even if the alternative remedies existed। Public duty writs like mandamus are issued only when the public duty in question is public and not private। example इसका जैसे private company cannot compel to perform its contractual duties through a writ। bona fide intention जैसे court ensures the writ petition are filed in good faith and not for the personal or frivolous reason। jurisdiction इसका जो है court ensure that the writs are issued with their territorial subject matter jurisdiction। significant जो writ jurisdiction का है protect the fundamental rights, accountability of public authorities इसमें बताता है, ensure judicial oversight, promoting rule of law and enhance करता है public confidence को। challenges जो writ jurisdiction को आज में delay in justice, heavy workload कोर्ट के बाहर है, misuse of writs बहुत बात है, frivolous political motivated writs होते हैं किसी को सताने के लिए, accessibility, high cost of the legal कॉस्ट जो इसका ज्यादा है ये भी इसमें होता है। तो ये पूरा आपने रीट के बारे में हमने डिटेल में देखा। अब लास्ट क्वेश्चन हम बहुत जल्दी से देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कोर्ट्स इन इंडिया प्रेजेंट टाइम। तो इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अगर आप देखते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 1950 का कोर्ट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो थे कि इसमें सबसे पहले जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो उसमें जो 1935 का एक्ट आया तो उसमें फेडरल कोर्ट उन्होंने बनाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो बाद में इंडिपेंडेंस के बाद आ रहे तब तक वो फेडरल कोर्ट वाज 1937 द अपेक्स कोर्ट अंडर द एक्ट। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो इसका था लिमिटेड टू डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। और ये जो सुप्रीम कोर्ट उस समय जो फेडरल कोर्ट हुआ करता तो अभी की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो पुरानी वाली थी उसके अंदर वो हुआ करती थी। अपीलेंट जुरिडिक्शन इसका था हेयर द अपील द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। एडवाइजरी जुरिडिक्शन इसके होते थे गवर्नर जनरल कुड सीक द फेडरल कोर्ट्स एडवाइस फॉर द लीगल इश्यूज लिमिटेशंस। द फेडरल कोर्ट डिड नॉट हैव जुरिडिक्शन ओवर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एट द फाइनल अपील लेट द जुडिशियल
जो है प्राइवेट काउंसिल इन इंग्लैंड। हाई कोर्ट सर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट विद लिमिटेड फोकस ऑन द सिटीजन। उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में आपको लिखना है तो लोअर कोर्ट उसके नीचे थे। और उसके बाद जुडिशियल इंडिपेंडेंस का ये बात करता है कि ये जजेस ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंश्योर लॉयल्टी टू द कॉलोनियल रेजिम, तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस लैक करता था। जजेस कुड बी रिमूव्ड बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द क्राउन। द जुडिशरी functioning more of the administrative arms of the colonial government than as the independent institution। साइलेंट फीचर जो इसके थे 1935 का एक्ट था, कॉलोनियल कंट्रोल था, लिमिटेड एसेसिबिलिटी थी, डुअल सिस्टम था। उसके बाद कोर्ट प्रेजेंटेड डे इन इंडिया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर आप देखते हो आज के चीज में जो इसमें गवर्न करता है, कंपेयर करते हैं तो पहले जो अपेक्स कोर्ट जो फेडरल कोर्ट 1935 एक्ट में प्रेजेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश इन 1955। जो जुरिडिक्शन की हम बात करें तो लिमिटेड फेडरल डिस्प्यूट और कवरिंग द ओरिजिनल एपीलेट एडवर्सरी एंड रीट मैटर। जुडिशियल इंडिपेंडेंस में जजेस अपॉइंट द ब्रिटिश एंड द क्राउन गवर्नर जनरल इंडिया, और इसमें जजेस के अपॉइंटमेंट इसमें किए जाते थे। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आज के तारीख में ये बहुत अच्छा काम करता है अपना जो नया वाला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इसमें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट टू यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।